हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DN एजुकेशन अड्डा पर। कल जो वीडियोस लाइव हम लोग आए थे उसमें गुलाम वंश से संबंधित सारे तथ्यों को देखे थे। उसी से संबंधित और मध्यकालीन भारत से ही संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य वाले कुछ प्रश्न देखेंगे और उसका डिस्कशन देखेंगे। जैसे कि एक वीडियो जाएगा आपका कंसेप्ट के साथ और दूसरा वीडियो जो जाएगा उसी चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जाएगा, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि अभी लगातार जो एग्ज़ाम है बिहार SSC है, NTPC है और आपका NTPC के अलावा BPSC 71वीं है या 72वीं की जो तैयारी करना चाहते हैं अभी से लग जाए, उनके लिए यह शानदार सेशन होगा। आओ देखते हैं। यह प्रश्न है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला बना, या सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक कौन था। ये चार ऑप्शन है, इसी में से ऑप्शन में से एक को अब चूज करना है। अब देखो यहाँ है सुबुक्तगीन है, मोहम्मद गोरी है और अलब्तगीन है। अब एक बात जान लो, इसमें महमूद गजनी भी है। तब महमूद गजनी के बारे में बताया जाता है कि यह 1000 से लेकर 1027 तक लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 बार भारत पर आक्रमण किया। यह किसके अनुसार? एलिफिंस्टन के अनुसार। किसके अनुसार? एलिफिंस्टन एक इतिहासकार है, उन्हीं के अनुसार। और बताया जाता है कि यह गजनी प्रदेश का रहने वाला था। इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और दूसरा पहला जो ऑप्शन है ये सुबुक्तगीन है। ये गौर प्रदेश के जो मोहम्मद गोरी थे, इनके पिता थे इनके पिता थे सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन के पिता थे अलब्तगीन। यानी कि अलब्तगीन के पुत्र थे सुबुक्तगीन और इनके पुत्र थे मोहम्मद गोरी। अब देखो, पहला आक्रमण भारत पर करने का प्रयास किया था सुबुक्तगीन। किसने? सुबुक्तगीन ने पहला भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, जो कि असफल रहा। उसके बाद से मोहम्मद गोरी ने आक्रमण भारत पर किया। 1175 में किया मुल्तान पर, 1178 में किया गुजरात पर, और आपका 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो प्रथम युद्ध में गौरी की हार हो गई, माने लूज कर गया युद्ध, ये माने हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी युद्ध जीता। उसके बाद से इसके द्वारा 1194 में भी चंदावर का युद्ध लड़ा गया, जो जयचंद को हराया था। इसमें भी मोहम्मद गोरी की जीत हुई। अब देखो, तीनों ऑप्शन तो हम लोग छांट दिए हैं। सुबुक्तगीन छांट दिए, मोहम्मद गोरी छांट दिए, अलब्तगीन छांट दिए। तब बच क्या गया इसमें? महमूद गजनवी। यानी कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक था। तो वह था कौन? महमूद गजनवी। नेक्स्ट आओ, अब देखो, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में जो 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण, इस सभी महत्वपूर्ण आक्रमणों में से कौन था? ये सभी आक्रमण जो 17 आक्रमण जो किया 17 बार, इन सभी 17 आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण महमूद गजनी का कौन था? तो देखो एक बात, मुल्तान या भटिंडा का आक्रमण जो 1004 में किया था, नारायणपुर पर आक्रमण 1002 में किया था, कलिंजर पर आक्रमण 1019 से 1023 तक किया था। यह सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 से 1026 में किया था। यहाँ का शासक कौन था? यह भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और यहाँ बहुत सारे धन हीरे जवाहरात की लूटपाट की महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट आओ,
महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य क्या था? अब देखो, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, या गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, या मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसका आंसर था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए धन प्राप्त करना, और समझ जाइए कि एक साम्राज्य की स्थापना करना और इस्लाम के प्रचार प्रसार करना भी था। ये दोनों था। अगर ऑप्शन में आ जाएगा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और धन की लूटपाट करना, तो वह आंसर आपका क्लियरिटी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, अब देखो, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बेरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अब देखो, किताबुल खराज, इसका रचना जो किए थे यूसुफ किए थे, यूसुफ नाम था उनका। अब देखो, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के लेखक अल-बेरूनी था, अल-बेरूनी था। अब देखो, किताबुल रेहला, इसका लेखक कौन था? इब्न बतूता था। कौन था? इब्न बतूता था। ठीक है, तो तीनों तो हो गया। पूछ रहा है कि महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बेरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताबुल हिंद की रचना की। किसकी रचना की? किताबुल हिंद की रचना की। इनके साथ और बहुत सारे विद्वान आए। इनके साथ आए शाहनामा के लेखक फिरदौसी, शाहनामा लेखक फिरदौसी और अन्य विद्वानों में बैहाकी, उतबी, ये सब महमूद गजनी के साथ आए। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। अब देखो, दिल्ली सल्तनत पूछे या मुगल काल पूछे, या मुगल काल पूछे, या दिल्ली सल्तनत पूछे, दिल्ली सल्तनत पूछे, दोनों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। दोनों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब देखो, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहले एक बार बताओ कि आगरा है कहाँ? आगरा किस प्रदेश में है? ये उत्तर प्रदेश में है। आगरा की स्थापना हुई थी 1504 में। किसके द्वारा किया गया? इसकी स्थापना किए थे सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किस वंश के शासक थे? यह लोदी वंश के शासक थे। लोदी वंश के शासक थे। लेकिन आगरा को राजधानी कब बनाया गया? आगरा को राजधानी बनाया गया 1506 AD में आगरा को राजधानी बनाया गया। अब देखो, फिरोज तुगलक, यह तुगलक वंश का राजा था, तुगलक वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी राजा था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी तुगलक वंश का राजा था। सिकंदर लोदी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट आओ। अब देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी? तो कल का वीडियो जो देखे होंगे या फेयर वगैरह किए होंगे तो उनको जानकारी होगा कि दिल्ली का पहला सुल्तान के बारे में बताया जाता है कि वह दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो था वह गुलाम वंश की स्थापना करता कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये था जो कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की। ये स्थापना कब किया? 1206 में किया। 1206 में किया। मृत्यु कब हो गई इसकी? 1210 में हो गई। किस कारण से हो गई मृत्यु इसकी? तो इसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। और इसका जो कब्र है वह लाहौर में ही है। इसका कब्र जो है लाहौर में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे और नामों से जाना जाता था।
जैसे दान बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श लाखों का दान देने वाला, सूर्यमुखी बहुत सुंदर था ये, चंद्रमुखी, हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय, ये सब इसकी उपनाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखो, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में बताया जाता है, यह भारत में निर्मित पहली मस्जिद थी, पहली मस्जिद थी। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट आओ, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अब देखो तराइन का, देखो एक बात जान लो, तराइन का पहला लड़ाई हुआ था 1191 में। यह लड़ाई हुआ था पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच, मोहम्मद गोरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच। इस लड़ाई में पूरे भारत के राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ थे और मोहम्मद गोरी इस समय कमजोर पड़ गया, जिसके वजह से पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी हार गया। पृथ्वीराज चौहान हारे हुए मोहम्मद गोरी को छोड़ दिए, जिसके कारण 1192 ईस्वी में फिर से पलटवार करता है और वह पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर, जो 1192 ईस्वी में हुआ था, और पूरे साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को अपना प्रदेश गौर प्रदेश लेकर चला गया। अब देखो इसमें अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच नहीं होगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होगा, महमूद गजनी और पृथ्वीराज चौहान के बीच नहीं होगा, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अपने ससुर की हत्या कर दी थी या अपने चाचा की हत्या कर दी थी? अपने चाचा या ससुर की हत्या कर दी थी। ठीक है, वह शासक कौन था? तो वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ये कब हत्या किया? तो 1296 में अपने चाचा की हत्या किया और 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। अब 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी शासक रहा। अनेक प्रकार का अभियान किया, जिसमें फिर से हम लोग देखेंगे, जो रात में कल शाम में हम लोग ख़त्म किए थे आपको गुलाम वंश, अब खिलजी वंश आज लाइव आएंगे हम लोग। और उसमें खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96 मात्र 6 बरस, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक, और अन्य छोटे छोटे राजाओं के कार्यकाल देखेंगे। 1320 में इसका कार्यकाल खिलजी वंश का समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्या इल्तुतमिश की बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, नसरुद्दीन की बेटी थी, बलबन की बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, प्रथम शासिका थी, प्रथम शासिका थी, मैंने इससे पहले कोई भी महिला शासिका नहीं बनी थी। भारत के इतिहास में यह रजिया सुल्तान ऐसी पहली महिला शासिका थी जो पुरुषों की तरह कोट और चोगा पहनकर खुले दरबार में आने लगी, बैठने लगी, न्याय देने लगी। इसका समय काल जो था 1236 से लेकर 1240 तक था। 1240 में इसकी मृत्यु हो जाती है यह,
और इसके जो पति हैं अल्तुनिया, दोनों आ रहे थे दिल्ली को। बीच में हरियाणा में कैथल के पास दोनों को डाकुओं द्वारा मार दिया गया और इसकी कहानी को ख़त्म कर दिया गया। डाकुओं द्वारा मार दिया गया कैथल हरियाणा के पास, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? माने जैसे वह जीता, सब जगह क्षेत्रों को जीत लिया था। 1206 में जब गया तो एक अपने विश्वसनीय चेला को पूरा क्षेत्र, विजित क्षेत्र देकर चला गया। वह विश्वसनीय चेला कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और वही जो शिक्षक, जो चेला था, इनका शिष्य था, वही कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किया, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। नेक्स्ट आइए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? यह थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। इसी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, लेकिन सबसे अधिक मंगोल आक्रमण विफल भी इन्होंने ही किया। नेक्स्ट आइए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? अभी हमने बताया है आपको, तराइन का प्रथम युद्ध बताया था अभी 91 में, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें आपको मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। किसने? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो ये तो है, तो महमूद गजनी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, पृथ्वीराज नहीं हराया था। पृथ्वीराज ने महमूद गजनी को हराया। महमूद गजनी क्या करने आएगा इसमें? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। किससे हराया? पृथ्वीराज चौहान को हराया। नेक्स्ट आओ आगे देखते हैं। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? अब देखिए, इसको कहते हैं एमबीटी का महत्वाकांक्षी अभियान। एमबीटी का महत्वाकांक्षी अभियान। क्लियर? ये लगातार 3-4 अभियान किए थे मोहम्मद बिन तुगलक, और 3-4 अभियान सफल नहीं हुए। ये मोहम्मद बिन तुगलक का सफल अभियान नहीं था, और सफल अभियानों में से एक है। 1329-1330 के बीच इन्हें सिक्के प्रचलन व्यवस्था शुरू की थी, सांकेतिक मुद्रा। बाद में व्यवस्था ऐसा हो गया कि लोग, और दिल्ली के जो सोनार ग्रुप के लोग थे, वह लगे अपने घर में ही बनाने, और सरकारी मुद्रा का उतना वैल्यू नहीं रहा। मार्केट में फेक करेंसी की मात्रा बढ़ गई और इनकी मुद्रा का वैल्यू कम हो गई। नेक्स्ट आओ, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? विरोधों का मिश्रण बताया है। वह सुल्तान जो थे, आपको एक बात जान लीजिए, उस सुल्तान का नाम क्या बलबन था, क्या अलाउद्दीन खिलजी था, क्या मोहम्मद बिन तुगलक था, या इब्राहिम लोदी था? तो वह सुल्तान का नाम जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था 1325 से लेकर 1351 तक था। 1351 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आओ, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश। तो पहले सबसे पहले जानेंगे लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो जो स्थापना किया था उसका नाम था बहलोल लोदी। यह स्थापना किया था किस वर्ष? 1451 से लेकर 1477 तक। एक बार रुक जाओ।
लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी। उसके बाद राजा कौन आया बहलोल लोधी के बाद? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। उसके बाद राजा कौन आया? उसके बाद राजा आया आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में बताया जाता है कि 1517 से लेकर 1526 तक था। इनके बारे में बताया जाता है कि 1489 से लेकर 1517 तक था। इनके बारे में बताया था 1451 से लेकर यह 1489 तक थे। क्लियर? इनका टाइम पीरियड पता चल गया होगा। और यही अंतिम दिल्ली सल्तनत के शासक थे इब्राहिम लोधी। इन्हीं को बाबर ने हराया आपको 1526 में और मुगल सत्ता की स्थापना किया। ये कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह शासक हो जाएगा इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट आओ। अगला है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को या कुलीन को। तब इनाम भूमि दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। किसे? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। अब आओ, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? अभी बताया है रजिया सुल्तान। ये नूरजहां का संपर्क तो आ जाएगा जहांगीर से, मुमताज का संपर्क आ जाएगा शाहजहां से। नेक्स्ट आइए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया, नसरुद्दीन खुसरो शाह ने नहीं किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने नहीं किया, वो किया था अलाउद्दीन खिलजी। साउथ इंडिया के इतिहास इनका है, साउथ इंडिया का अभियान है। इनके साउथ इंडिया के अभियान का नेतृत्व करेंगे मलिक काफूर। मलिक काफूर करेंगे। और यह मलिक काफूर इनके साउथ अभियान के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसकी वजह से सारे साउथ के बड़े बड़े प्रदेश को, जैसे वारंगल, अहमदनगर, इस सबको जीतने का श्रेय जाएगा मलिक काफूर को। नेक्स्ट आइए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता कहाँ से आया था? कहीं से आया होगा धरती से। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था कि फारस से आया था, तुर्की से आया था, या सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से आया था मोरक्को से। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है। इसका राजधानी है रब्बात। कहाँ राजधानी है? रब्बात। ये किसके दरबार में आया था? तब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। यह मोरक्को का वासी था। इसकी एक पुस्तक है इब्न बतूता की, वह पुस्तक है रिहिला। कौन पुस्तक है? रिहिला। इसी पुस्तक में पूरा एमबीटी के शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये कब तक रहा? 1335 ईस्वी तक रहा। 1335 ईस्वी में आया था। ठीक है। और उसके बाद से फारस है, तुर्की है, मध्य एशिया है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। अब देखो, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? हम अभी बताए थे आपको कुछ देर पहले कि प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो हम तो बताए थे आपको कि अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण या तुर्क आक्रमण। क्लियर? अब देखो, ये तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम कब रे बाबू? 712 AD में। ये प्रथम तुर्क आक्रमण कौन होगा? ये हो जाएगा महमूद गजनी। महमूद गजनी कब? 1001 AD में, माने महत्वपूर्ण आक्रमण 1001 AD में। तो कौन हो जाएगा? महमूद गजनी। नेक्स्ट आइए। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतसिकन या मूर्ति भंजक कहता था? इसमें से हो जाएगा मूर्ति भंजक या बुतसिकन बोले तो मूर्तियों को तोड़ने वाला की उपाधि मिली थी महमूद गजनी को। महमूद गजनी की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट आओ। अब देखो, महमूद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण की? महमूद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण की? देखे, यामीनुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामीनु मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यामीनुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ
और यमनी मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, इन दोनों उपाधियों से अपने आप को सुशोभित किया। किसने? महमूद गजनी ने। नेक्स्ट आओ, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया है? हिंदूशाही और ब्राह्मणशाही राज्य के विरुद्ध किया सबसे पहले। आगे आओ, हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी, कहाँ राजधानी थी हिंदूशाही राज्य की राजधानी? उदयभानपुर, औहिंद और बहिंद। कहाँ थी? उदयभानपुर, औहिंद या बहिंद। उदयभानपुर, औहिंद या बहिंद। अब कलिंजर है, कलिंजर शेरशाह सूरी के समय में अजमेर है, पृथ्वीराज चौहान के समय में अजमेर, चौहान वंश के समय। अब आओ, महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनी के भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध रहा? क्या तोमरों के विरुद्ध रहा? क्या प्रतिहारों के विरुद्ध रहा? क्या सोलंकी के विरुद्ध रहा? क्या जाटों का विरुद्ध रहा? जी, जाटों के विरुद्ध महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण रहा, जो कि 1027 में हुआ। हालांकि यह आक्रमण महमूद गजनी ने नहीं लड़ा, उसके सेनापतियों ने लड़ा, और यह अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध महमूद गजनी का था। आओ नेक्स्ट देखते हैं, हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? आत्मदाह कर लिया, वह था राजा जयपाल। बार बार यह शासक तुर्कों से पराजित होता था, जिसके बाद समझिए कि सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। नेक्स्ट आओ, महमूद गजनी किस वंश का था? क्या वह गुलाम वंश का था? क्या खिलजी वंश का था? क्या तुगलक वंश का था? ये कोनो वंश का नहीं था, वह था यामनी वंश के। क्लियर? वह था यामनी वंश के। आओ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? अब देखो, शाहनामा का लेखक फिरदौसी था, किताबुल हिंद के लेखक अलबिरूनी ये भी थे, तारीख़ यामिनी के लेखक उतबी ये भी थे, तारीख़ सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी ये भी थे ना, हो सब लोग थे। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद के लेखक अलबिरूनी, तारीख़ यामिनी के लेखक युतबी और तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी। सब थे, सब थे, ये चारों आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये चारों था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद के लेखक अलबिरूनी और तारीख़ यामिनी के लेखक उतबी और तारीख़ सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी, चारों ही महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में थे। ये शामिल नहीं था, ये मिस्टेक है, चारों था। एक ई में लगा लेना आप लोग, इनमें से सभी यानी सभी चारों थे। नेक्स्ट आओ, महमूद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? क्या बात है, फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया। यह शहर क्या लाहौर था, क्या दौलताबाद था, क्या दिल्ली था, क्या इनमें से कोई नहीं था? इस शहर का नाम था लाहौर। यह आक्रमण जब हुआ था उसके बाद शहर जो है यह फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो वह व्यक्ति है इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को माना जाता है। इल्तुतमिश को तो नहीं, इल्तुतमिश को माना जाता है क्या? तो दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर? अब देखो यहाँ, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है
अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बाबर को संस्थापक माना जाता है मुगल वंश का, संस्थापक मुगल वंश का। मोहम्मद गोरी को आपका भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट आओ, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? इक्तदारी प्रथा, इक्तदारी प्रथा चलाने का श्रेय जाता है, इक्तदारी प्रथा चलाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। एकता व्यवस्था चलाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। हालांकि इल्तुतमिश हम लोग पढ़ चुके हैं, गुलाम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इनका समय जो था 1211 से लेकर 1236 तक था इल्तुतमिश का। यह समझिए कि कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण कराए और जितना अधूरा काम कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ के गए थे सबको कंप्लीट कराने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट आओ, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बड़ी पहाड़ क्वेश्चन है ये, अभी इस पर कम से कम 20 बार चर्चा हुआ है। लाख बख्श के नाम से देखो, लाख बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श कमा हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय कमा चंद्रमुखी कमा कुरान खां, इस सभी नामों से जाना जाता है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब देखो इसमें बाबर, अकबर और इल्तुतमिश, ये दोनों थे गुलाम वंश के शासक, ये दोनों थे मुगल वंश के शासक। नेक्स्ट आओ, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था? 13वीं सदी में, 13वीं सदी बोले तो आपका दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी को खान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खान कहा जाता था। आगे आइएगा तो जब मुगल शासन शुरू होगा तो उसमें मीर बख्शी कहा जाएगा, मुगल शासक में मीर बख्शी कहा जाएगा, मुगल शासक में मीर बख्शी, मीर बख्शी कहा जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश का स्थापना किया, गुलाम वंश ममलूक वंश का स्थापना किया। उसके बाद इल्तुतमिश आया, उसके बाद आराम शाह आया और लास्ट में सबसे लास्ट से पहले शमसुद्दीन कैमूर से पहले कैकुबाद आए। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को जाता है। शुरुआत किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? पहला तुगलक सुल्तान तो गयासुद्दीन तुगलक था, पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। इसने तुगलक वंश की स्थापना की, तुगलक वंश की, तुगलक वंश की, वंश की स्थापना की। क्लियर? तुगलक वंश की स्थापना की तो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट आओ, पंजाब के हिंदुस्तानी राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदुस्तानी राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने, कल्लर ने इसे स्थापित किया था। अब आओ, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? यह संदर्भ है बहलोल लोदी का। बाबर का तो हो ही नहीं सकता है, इब्राहिम लोदी का हो ही नहीं सकता, जलालुद्दीन खिलजी नहीं हो सकता है। यह संदर्भ था बहलोल लोदी का। गलीचों पर बैठकर न्याय का पालन करते थे। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी जो था ना, महमूद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार था। क्या? महमूद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार था। नेक्स्ट आइए, अब देखिए इसको मिलाना है। ये है आपका निजामुद्दीन औलिया किसके दरबार में थे? मलिक काफूर किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। एक बात जान लो, इसमें दो मिलाइएगा, दो अगर मिल जाएगा तो समझ जाना कि सब कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसमें हम बता रहे हैं आपको, मलिक काफूर को मिला दो,
जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है, यानी कि बी का 4। इसमें देखो बी का 4 और किसी में है, तो बी का 4 एगो इसमें है, ए में है और डी में है। ठीक है, मिल गया, कोई बात नहीं। अब देखो निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, यानी ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4। ये तो डी में ए का 3 है, इसको यहीं काट दो। केवल ऑप्शन नंबर 1 में है कि ए का 2 और बी का 4, तो सी का जाहिर सी बात है 1 होगा। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत करने वाला शासक, सी का 1 होगा। और डी का 3 हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी यह दास राजवंश को उखाड़ फेंकना, यानी कि अंतिम जो गुलाम वंश के शासक थे उनका नाम था शमसुद्दीन कैमूअर्स। उनकी हत्या करके और खिलजी वंश की स्थापना करने का श्रेय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जाता है। ऐसे ही आप कूट 1 कूट 2 को जो मिलाना होगा, सूची 1 या सूची 2 को मिलाना होगा, तो इसी प्रकार कार्य करिएगा, एक क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। एक क्वेश्चन देख लो, 2 क्वेश्चन देख लो, 2 क्वेश्चन देख लो, क्लियर हो जाएगा आगे। नेक्स्ट आओ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित था। एक बात जान लो, हुमायूं था, ये मुगल वंश के संबंधित था। यह बाबर का पुत्र था, बाबर का पुत्र था हुमायूं। और हुमायूं का जो पुत्र था वह अकबर था। अब अकबर के पुत्र जहांगीर था, और जहांगीर के पुत्र जो था आपका शाहजहां था। इसमें से तीनों में से कौन तो होगा ही नहीं। अब बच गया ये वही इल्तुतमिश, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, तो गुलाम राजवंश से संबंधित इल्तुतमिश ही था। नेक्स्ट आओ, अब देखो दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। अभी बताए हैं दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इनकी इस पुस्तक है, एक पुस्तक है रिहला, उसी से जानकारी प्राप्त होती है। आगे आओ, महमूद गजनी ने भारत पर लगभग कितनी बार आक्रमण किया, तो देखो दिया है 12 बार, 15 बार, 17 बार। तो 17 बार ऐसा अनुमान है इतिहासकारों में कि 17 बार आक्रमण किया गया महमूद गजनी के द्वारा। नेक्स्ट आओ, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। खलीफा मतलब होता है सर्वोच्च, खलीफा घोषित किया। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का शासक था, कमजोर शासक था, इसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया। नेक्स्ट आओ, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, इसके बारे में चर्चा हम विस्तार से कर चुके हैं। इब्राहिम लोदी नहीं था, बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी इसकी स्थापना किया। क्लियर, इसके बारे में जस्ट 2-4 क्वेश्चन पहले खूब विस्तार से बढ़िया से चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। यानी कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। क्या शेर शाह सूरी के द्वारा की गई, क्या तुगलक के द्वारा की गई, क्या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। तो यह की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं प्रश्न, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। किस सुल्तान ने किया था, माने राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह अलाउद्दीन खिलजी इसलिए किया था कि उलेमा का बात नहीं मानता था, इसके नज़र में जनता सर्वोपरि था, इसीलिए उलेमा का दखल का विरोध इसने किया था। यह था पिछला जो हम लोग पढ़ चुके हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्चुअल क्वेश्चन। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें, अब ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे थोड़ा बहुत भटके हुए हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मेरे साथ जुड़ो, हम बता देंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नौकरी हो जाएगा, उसके बाद लगातार हमसे बने रहना। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।